से पूछेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर क्या ओपिनियन है। फील फ्री टू कमेंट ऑन इट नीलेश जी, लेकिन वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पर खड़े हैं। पिछले इनफैक्ट निफ्टी बैंक हाईस पर, आज हम सुबह में देख रहे थे मिड कैप इंडेक्स हाई पर, निफ्टी अपने हाई के बेहद करीब देखने को मिल रहा है। और जब इस तरह का सिनेरियो होता है, लोगों के मन में फिर सवाल आता है कि अगर मैंने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया, अब भी लेने का मौका है या नहीं। आप इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं? और ऑफ कोर्स कभी कभी अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन आता है, तो आजकल जो थोड़ी बहुत कूल ऑफ इंडेक्स में देखने को मिल रही है, ये क्या उन सभी लोगों के लिए एक मौका है जो मन नहीं बना पाए थे निवेश करने का, या नया निवेश करने का राधा? हर्षदा, जब आपकी जेब में पैसा हो, निवेश करने का वो सबसे अच्छा उपाय है। अगर मूवी देखनी है तो थिएटर में अंदर जाके बैठना पड़ेगा। अगर एक मकाम पे पहुंचना है तो गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। बाहर खड़े रह के तो मूवी का आनंद नहीं आएगा जी। सो जब भी आपकी जेब में पैसा हो, निवेश करने का अच्छा समय है। एक बहुत विद्वान आदमी ने कहा था, मोर पीपल हैव लॉस्ट मनी वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन एक्चुअल करेक्शन। तो मेरी सभी निवेशकों से यही गुजारिश है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जब भी पैसा हो जेब में, वो निवेश का सबसे अच्छा समय है। अब आई एम नॉट श्योर कि कितना लोगों के हाथ में पैसा है, लेकिन नीलेश जी, एट द मोमेंट एक साइन हमने पढ़ी है। एक तो जीडीपी के आंकड़े, जहां पर सारे डेटा पॉइंट्स, इकोनॉमी की रफ्तार बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, और इन्फ्लेशन में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है। तो इन दोनों को अगर मद्देनजर देखें तो आई एम श्योर लोगों के हाथ में अब पैसा बच रहा है, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन में कूल ऑफ है। लेकिन आप इंडियन मार्केट्स पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नॉर्मली पीक्स पर आकर सवाल यही होता है कि यहां से क्या और भी बेहतर रिटर्न बनेगा या नहीं। इज द बेस्ट येट टू कम सर? मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। हर्षदा, जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, तब लोगों ने कहा था कि 3000 का सेंसेक्स पार कर ले तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। आज कोई ये नहीं कहता कि 3000 का सेंसेक्स या 3000 की निफ्टी पार करना बड़ी बात है। पिछले 30 सालों में हमने कई ऊंचाइयां देखी है, कई चोटी देखी है, और मार्केट लगातार आगे बढ़ता गया है। दूसरी बात रही लोगों की जेब में पैसे होने की। जब 11 करोड़ इन्वेस्टर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसा खो सकते हैं, जब 16 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी अलग अलग प्रकार की गेम खेल सकते हैं और उसमें 15 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से निवेश करने के लिए पैसे तो जरूर होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आते हैं नीलेश जी। अब हम थोड़ा ये पिक्चर ड्रॉ ये हो गई मोटे तौर पे कि हमें स्टेट इन्वेस्टर की अप्रोच रखनी है और डिप्स का इस्तेमाल भी करना है, कुछ ना कुछ लेना है। नीलेश जी, अब यहाँ से पहले आपकी टिप्पणी समझना चाहूँगा, देखना चाहूँगा इस पर्सपेक्टिव से कि ये अर्निंग सीजन आपको लगा कैसा, और इस अर्निंग सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आपका किस पे है? एक कॉन्फिडेंस आपका रियल स्टेट पे काफ़ी था, एक कॉन्फिडेंस आपका बैंक्स पे काफ़ी था, एक कॉन्फिडेंस आपका रियल स्टेट एंसिलरी पे काफ़ी था। जब से रेट पॉज आया है, रेट हाइक की प्रोसेस में पॉज आया है, इन तीन स्पेस ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। अभी भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। अब इस अर्निंग सीजन के बाद आपका कॉन्फिडेंस किस थीम पे सबसे ज़्यादा है इस वक्त? वीरेंद्र भाई, इस बार के नतीजे मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर आए। पहले लग रहा था कि एक्सपेक्टेशन से थोड़े खराब आएंगे, बट पीछे के 15-20 दिनों में जो भी नंबर्स आए वो काफी अच्छे आए। बैंकिंग क्षेत्र और ऑटो क्षेत्र में नंबर्स काफी अच्छे थे। कमोडिटीज क्षेत्र में बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस गिरी तो नंबर्स थोड़े खराब आए। मोर इम्पोर्टेंटली, जो मैनेजमेंट की कमेंटरी है वो बाय एंड लार्ज पॉजिटिव आई है। अगर बारिश अच्छी हो जाए तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम चलता रहेगा। फोर्थ क्वार्टर जीडीपी में भी हमने देखा इन्वेस्टमेंट अब टेक ऑफ कर रहा है। जनरली जब निवेश होता है तो उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी इकोनॉमी में देखने को मिलती है।
तो सब्जेक्ट टू मॉनसून मुझे लगता है कि जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार बनी रहेगी, उस वजह से कॉर्पोरेट क्षेत्र को भी फायदा बना रहेगा और निफ्टी शायद 1050 से 1100 रुपए की अर्निंग FY25 के लिए करने के आसपास रहेगी। ओके, तो नीलेश जी, मतलब अगर थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक तो आप नहीं होंगे, अगर थोड़ा आप नीचे उतरें और सेक्टर पे टिप्पणी करना चाहें, और उसमें मैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पे या फिर सामने पेश करूंगा ऑटो। मतलब हम खुद स्क्रीन पे बजाज ऑटो को देख के, हीरो मोटर कॉर्प को देख के, टीवीएस में तो काफ़ी स्ट्रेंथ थी, बड़े हैरान थे, भौचक्के से थे, बड़ा डोमिनेट किया बीते 3 महीने के इस स्विंग को ऑटो ने। सबसे पहला स्पेस जिसमें आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ऑटो, यहाँ से अभी कितना पैसा और बनना बाकी है टू व्हीलर स्पेस में, और अब अगर पिक करना हो तो अब आप क्या पिक करेंगे? कॉमर्शियल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर स्पेस, एंसिलरी या फिर बैटरी स्टॉक्स, आपके रडार पे क्या होगा? तो वीरेंद्र भाई, एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि हम नियरली ऑल टाइम हाई मार्केट पे बात कर रहे हैं। यहाँ से कंपाउंडिंग के ऊपर देना है रादर देन मल्टीपल टाइम्स रिटर्न। हमें लगता है ऑटो के अंदर 2 फायदे हो रहे हैं। एक, डिमांड बरकरार है कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में, और टू व्हीलर में जो डिमांड नीचे थी वो अब धीरे धीरे बॉटम आउट हो रही है। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरी है, उस वजह से उन्हें मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। तो मार्जिन एक्सपांशन वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से और रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने की वजह से दोनों बाजू से आ रहा है। हमारे हिसाब से इस वक्त पहला निवेश ऑटो क्षेत्र में पैसेंजर व्हीकल पे करना चाहिए। वहां पे आज भी 6-6, 12-12 महीनों की वेटिंग पीरियड है, और पहले एंट्री लेवल गाड़ी बिकती थी, अब एसयूवी बिकती है। एंट्री लेवल गाड़ी पे आप 3 लाख की गाड़ी बेचेंगे 30,000 कमाएंगे, एसयूवी में 30 लाख की गाड़ी बेचेंगे 3 लाख रुपए कमाएंगे। ये जो एक एक्सपांशन हो रहा है डिमांड का, उस वजह से पैसेंजर व्हीकल कंपनीज को फायदा रहेगा। दूसरी चीज, ऑटो कंपोनेंट्स को देखना चाहिए। बहुत सारी भारतीय कंपनी है जो लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों में ऑपरेट कर रही है। ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में हमें लगता है कि ये लोकल प्लस ग्लोबल दोनों मिला के जो कंपनीज काम कर रही है उन्हें फायदा रहेगा। तीसरी चीज, आप टू व्हीलर स्पेस पे देख सकते हैं, स्पेशली वो कंपनी जिनकी एक्सपोर्ट्स मार्केट में ज्यादा प्रेजेंस है और जो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप ऑटो क्षेत्र में निवेश करें, पैसेंजर व्हीकल, लोकल प्लस ग्लोबल ऑटो कंपोनेंट्स एंड टू व्हीलर्स विद एक्सपोर्ट्स एंड ईवी प्रेजेंस, वो मेरे हिसाब से मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। तो टू व्हीलर में अनडाउटेडली पोटेंशियल है और नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। नीलेश जी, आपने इनफैक्ट एक चीज कही थी कि इकोनॉमी अब इन्वेस्टमेंट फेज में आती हुई दिखाई दे रही है, और इन जीडीपी के आंकड़ों में भी हम वही देख रहे थे कि जो रियल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का आंकड़ा है उसमें सब्सटैंशियल इजाफा देखने को मिल रहा है। आई एम गेसिंग इट्स एट मल्टीपल ईयर हाइज। इस कैपेक्स पुश में अब कंसिडरिंग हम अगले साल एक इलेक्शन ईयर में जाने वाले हैं, क्या आप जैसे फंड मैनेजर्स फिर कॉन्शियसली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, सीमेंट रिलेटेड स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर देख रहे हैं, क्योंकि वहीं पर वो प्ले आउट होता हुआ दिखाई देगा नंबर्स में भी और होपफुली ऑर्डर्स में, डिलीवरीज में? हर्षदा, भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट निवेश के मामले में अब वो 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन रहा है। पिछले साल हमने तकरीबन $985 बिलियन का निवेश किया। इस साल हम $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर देंगे। एक और चीज हमने देखी है कि जब भी इलेक्शन होता है तो सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन बढ़ाने के साथ साथ एग्जीक्यूशन पे आ जाता है। इलेक्शन के पहले सारी सरकार बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। तो ये सारी चीजों को अगर हम जमा कर दें तो लगता है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू सीमेंट, इसमें जनरली एक तेजी बनी रहनी चाहिए। हम कैपिटल गुड्स क्षेत्र में भी अगेन चाइना +1 थीम को प्ले कर रहे हैं।
बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। अगर आपके पेरेंट मल्टीनेशनल कंपनी है तो आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस अवेलेबल है, ब्रांड भी अवेलेबल है। जब तक ये कंपनीज लिस्टेड कंपनीज में ये बिजनेस ला रही है, वो शेयर होल्डर के लिए अच्छा रहेगा। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी ये सारा बिजनेस अपनी 100% ओन्ड सब्सिडरी में कर रहे हैं, जिससे एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं होगा। तो हम उस प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनीज को अवॉइड करते हैं। बट जो कंपनीज अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को साथ में लेके चल रही है, हम उनमें निवेश कर रहे हैं। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन ये एक क्षेत्र भी है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के कैपिटल गुड्स, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार के क्षेत्र जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसमें हम निवेश कर रहे हैं। अक्रॉस हमारे सारे पोर्टफोलियो में इन क्षेत्र के ऊपर जनरली ओवरवेट है। नीलेश जी, मैं जानती हूँ आप काफी समय से बैंक्स और फाइनेंशियल्स को लेकर भी बुलिश रहे हैं। अब यहाँ पर अर्निंग्स ने भी दिखाया है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर निजी बैंक। इनका प्रदर्शन एक तरफ, और दूसरी तरफ जो आरबीआई की अगले हफ्ते पॉलिसी आने वाली है, कंसिडरिंग पिछले बारी एक सॉम्बर पॉज लिया था, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आरबीआई क्या करने वाला है, क्या उम्मीद है आपकी? और लार्जली ग्लोबल जो दूसरे फेडरल रिजर्व्स है या फिर दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं, उनकी तरफ से कितनी देरी लग सकती है इस तरह का पॉज लेने में या फिर वो रेट साइकिल रिवर्स होने में? हर्षिता, आजकल हम जब विदेशी निवेशकों से मिलते हैं तो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए सिर्फ एक स्लाइड बना के लेके जाते हैं। हम उन्हें कहते हैं, हमारे वहां पे शामराव विट्ठल बैंक है, छोटी सी बैंक है, महाराष्ट्र बेस्ड है। और जब सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक के ऊपर प्रॉब्लम हुई, तो एसवीबी के नाम पे बहुत सारे सोशल मीडिया पे न्यूज घूमने लगे थे। हमारी शामराव विट्ठल बैंक को बोलना पड़ रहा है कि जब एसवीबी की बात करो तो वो अमेरिका की 16वीं सबसे बड़ी बैंक है, हम नहीं है। ऐसा माहौल आज भारत के बैंकिंग क्षेत्र में है। वह एक स्लाइड दिखाने के बाद कोई विदेशी निवेशक हमें बैंकिंग क्षेत्र के बारे में सवाल नहीं करता। हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत की छोटी सी छोटी बैंक अमेरिका की बड़े से बड़ी बैंक से बेहतर साबित होगी। ये हमारे बैंकिंग क्षेत्र का, ये हमारे बैंकिंग क्षेत्र के रेगुलेटर्स का जो उन्होंने कोशिश की, उसका परिणाम है। अभी भी हमें लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो थोड़ा सबड्यूड हो जाएगा, बिकॉज बेस बन गया है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक ने मिला के तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाया है। तो उस बड़े बेस के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट वैल्यूएशन आज भी बैंकिंग क्षेत्र की फेवर में है, एंड वहां पे आप कंपाउंडिंग के जरिए निवेश कर सकते हैं। कई लोग बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जिस बैंक में आप डिपॉजिट रखते हैं, सेफ डिपॉजिट लॉकर रखते हैं, उसके शेयर्स भी थोड़े खरीद के रख लीजिए। वाकई। चलिए, बैंक्स पे और एनबीएफसीज पे ये नीलेश जी की टिप्पणी थी। पता है नीलेश जी, अभी कुछ दिनों पहले हर्षिता जापान घूम के आए, लास्ट वीक। पता नहीं हर्षिता, मुझे याद है 2008 या 2009 में नीलेश जी ने मेरे को एक किस्सा सुनाया था कि जब नीलेश जी जापान गए थे तो रूम का लॉक नहीं खुल रहा था। नीलेश जी 2008 में मैं आपसे आईसीआईसीआई में मिला था, वो किस्सा कुछ बताएंगे एक बार, क्या था वो, है ना? क्या था वो किस्सा? मैं पहली बार जापान गया था, वहां पे टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा होती है। वो होटल के रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि मैं आपको आके रूम दिखा देता हूँ। मैं अपने गुरूर में था कि नहीं भाई, मैं तो दुनिया घूम चुका हूँ, आप मुझे क्या रूम दिखाएं, मैं खुद समझ लूंगा। अंदर चला गया, 10 मिनट घूम के बाहर रखे, फोन करना पड़ा, भैया स्विच कैसे चालू करे वही सिखा दे। और मतलब हर्षिता, आपने भी देखा होगा कि जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जापान में है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड एक ऐसी डिसिप्लिन सोसाइटी देखने को बहुत कम मिलती है। आई एग्री।
आई एग्री, डिसिप्लिन, क्लेanलीनेस वो कहीं और है, मुझे नहीं लगता वो जमीन पर है, वो किसी और प्लैनेट से आते हैं, जिस तरह से वो लोग रहते हैं। अच्छा, वहां पर आई एम श्योर नीलेश जी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा वो बुलेट ट्रेन। आई वाज कंप्लीटली अमेज्ड कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कब से बना हुआ है। अब भारत में भी उस तरह का काम होने लगा है। आई एम नॉट श्योर कितना समय लगेगा, हम क्या वो शिनकानसेन जैसे माहौल में ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं उभर कर आई है भारतीय कंपनियों के लिए, जो इस तरह के बिजनेसेस से अब जुड़ने लगी है या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने लगी है। वो वंदे भारत ट्रेन हो या फिर दूसरा जो सरकार का फोकस है कि रेलवेज के माध्यम से और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो। हर्षिता, अगर हम देखें तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 1947 से 2013 के बीच में खड़ा किया, ऑलमोस्ट उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग क्षेत्र में 2014 से 2024 के बीच में हो रहा है। भारत में 21,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड थे। आज की तारीख में तकरीबन 59,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफाइड है। आज अमेरिका में जितनी डीजल ट्रेन चलती है, उससे कम डीजल ट्रेन भारत में चलती है। पहले 5 शहरों में मेट्रो थी 250 किलोमीटर के आसपास, आज 27 शहरों में मेट्रो कंस्ट्रक्शन में है और कुछ सालों में तकरीबन 2000 किलोमीटर की मेट्रो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जो अमेरिका की मेट्रो नेटवर्क से बड़ी होगी। हाईवेज में तो हमने चमत्कार देखा है, 82,000 किलोमीटर के हाईवे 1,65,000 किलोमीटर बन गए हैं। भारत के पोर्ट आज ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव है। पहले 1400 मिलियन मेट्रिक टन का सामान हैंडल करते थे, आज 2800 मिलियन टन से ज्यादा है। पावर कैपेसिटी में भी 60% से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। एयरपोर्ट्स में 70 एयरपोर्ट से 140 से ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, पावर, ये सारी चीजें मिला के भारत को कॉम्पिटिटिव कर रहा है, भारत की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। इससे हम एक्सपोर्ट्स में काम कर पाएंगे, अपनी इनएफिशिएंसीज को कम कर पाएंगे। ये एक जर्नी है, इसमें हमें आगे चलते रहना है। आज भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पे हम दुनिया से पीछे हैं, जैसे इंटरसिटी ट्रैफिक हुआ, जैसे इंटरसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, बट होपफुली धीरे धीरे करके हम इस चीज में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल लेवल पे लेके आएंगे और हमारे एंटरप्रेन्योर्स उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत दुनिया भर में कारोबार कर पाएंगे। नीलेश जी, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अगली बारी होपफुली एक थोड़ी सी और लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो रहा है। धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। तो नीलेश